वेलकम टू बेसिक शाला। आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं पुलिस सिस्टम और क्राइम कंट्रोल से जुड़े हुए कुछ बेहद इंपॉर्टेंट सवाल लेकर। तो चलिए जल्दी जल्दी से देर ना करते हुए देख लेते हैं कि हमारा आज का पहला सवाल क्या है। महिलाओं के साथ घटित लैंगिक अपराधों, हिंसा आदि के प्रकरणों में मीडिया ब्रीफिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। मान लीजिए कि आप एक पुलिस ऑफिसर हैं और आप एक ऐसे क्राइम पर मीडिया को एड्रेस कर रहे हैं जो कि महिलाओं से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी कौन सी बयानबाजी है, ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो आपको देने से बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, महिला के आचरण, रहन सहन और कपड़े पहनने आदि पर अमर्यादित टिप्पणी ना की जाए। जैसे कि आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि हमारे पॉलिटिशियंस ज़रूर लाइमलाइट में रहने के लिए ऐसा करते हैं कि वो अनर्गल बयानबाजी करते हैं महिलाओं के कैरेक्टर पर। अगर कुछ भी होता है तो उनके कपड़ों पर बयानबाजी करते हैं। तो इस तरह की बयानबाजी से आपको एज अ पुलिस ऑफिसर बचना चाहिए। महिला के आचरण और साथी आदि के संबंध में अमर्यादित टिप्पणी नहीं की जाए। मान लीजिए कि जो इशू है उसमें कुछ हस्बैंड या फिर बॉयफ्रेंड इस टाइप से कोई मुद्दा है, तो आपको उनके जो पर्सनल रिश्ते हैं या फिर उनका जो झगड़ा है उस पर ना बोलते हुए, पर्सनल चीज़ों पर ना बोलते हुए आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई अमर्यादित टिप्पणी आप ना करें। ऑप्शन 3, घटना के संबंध में तथ्यों की पूरी जानकारी कर सत्य और प्रमाणित विवरण ही प्रस्तुत किया जाए। यानी कि जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं केवल उन्हीं को मीडिया के सामने रखा जाए। अपनी मन से या फिर इमेजिनरी बातें बताने से, बोलने से बचा जाए। या फिर ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। एज अ पुलिस ऑफिसर आपको किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। वेरी नाइस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमें एज अ पुलिस ऑफिसर इन सारी ही बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट वन इज, कुछ लड़कियां स्कूल जा रही हैं, रास्ते में कुछ मनचले लड़के उन्हें देखकर सीटी बजाते हुए अपशब्द बोल रहे हैं, जो कि बहुत ही आम बात है हमारे देश में। हमारे जहां हम रहते हैं वहां के गली मोहल्लों से गुजरने वाली हर लड़की ये कभी ना कभी तो फेस किया होगा, अभी भी कर रही होंगी। तथा आप वहीं से गुजर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। अच्छा देखिए, सीन ये है, कुछ लड़के खड़े हैं, कुछ लड़कियां जा रही हैं, लड़के लड़कियों पर कॉमेंट कर रहे हैं और आप वहां से गुजर रहे हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। आप उन लड़कों को डांटेंगे तथा लड़कियों को एस्कॉर्ट कर कुछ दूर तक पहुंचा देंगे और थाने में सूचित करेंगे। लड़कियों से कहेंगे कि तुम लोग रास्ता बदल कर चले जाओ, सारी घटना देखते हुए भी अनदेखी करके चले जाएंगे जैसे अमूमन हम करते हैं। या फिर उन मनचले लड़कों को पकड़कर थाने को सुपुर्द कर देंगे। वेरी नाइस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले उन लड़कों को डांटेंगे, लड़कियों को एस्कॉर्ट करेंगे, यानी कि उन्हें बचाकर कुछ दूर पहुंचा देंगे और फिर थाने को सूचित करेंगे। नेक्स्ट वन इज, यदि आपके थाने में कोई महिला बलात्कार की सूचना लेकर आई है, आप क्या कदम उठाएंगे। इफ अ वुमन कम्स टू योर पुलिस स्टेशन विद इंफॉर्मेशन अबाउट रेप, व्हाट एक्शन विल यू टेक। क्या आप महिला को ही डराने की कोशिश करेंगे या फिर आप उससे कहेंगे कि पूरी कहानी बताओ और फिर वापस जाने को कहेंगे। आप बड़े अधिकारी के आने तक का इंतजार करने को कहेंगे या फिर आप उसे सहानुभूति पूर्वक बैठाकर तुरंत थाना प्रभारी से मिलने का कार्य करेंगे। देखिए, हम डराने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे और उससे पूरी स्टोरी सुन के उसे वापस जाने को भी बिल्कुल नहीं कहेंगे। बड़े अधिकारी पता नहीं कब आएंगे, क्या पता आउट ऑफ स्टेशन हो, 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि आप बड़े अधिकारी का इंतजार कीजिए और यहीं पर बैठे रहिए। हम उनसे सिंपैथी दिखाएंगे जिससे कि वो डरे ना, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, रेप केस है, तो जाहिर सी बात है कि मेंटल लेवल पर बहुत स्ट्रेस होगा और जो महिला है वो बहुत परेशान होगी। तो उसे सहानुभूति पूर्वक बैठाकर हम तुरंत थाना इंचार्ज से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए, पुलिस को लैंगिक संवेदनशीलता का पालन करते हुए क्या ध्यान रखना चाहिए। लिंग के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए, यानी कि आपको देखना चाहिए कि कौन सा जेंडर हमारे पास आ रहा है रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, क्या वो मेल है, क्या वो फीमेल है। इस आधार पर हमें रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। क्या इस आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, या फिर स्त्रियों की बात को हमें अनसुना कर देना चाहिए। इन तीनों ही ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट आंसर है। वेरी नाइस, ऑप्शन बी, लैंगिक आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। एज अ पुलिस ऑफिसर, एज अ कॉप, आपको जो भी एफआईआर लेकर आपके थाने में पहुंचा है, आपको उसकी एफआईआर करनी ही चाहिए। वहां पर कोई भेदभाव किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। घरेलू हिंसा से संबंधित रिपोर्ट मिलने पर एक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वह महिला को सूचित करे। यानी कि अगर कोई महिला आपके पास आई है या फिर महिला से संबंधित घरेलू हिंसा से संबंधित कोई केस है, कोई रिपोर्ट है, तो एज अ पुलिस ऑफिसर आपका क्या ड्यूटी है कि वो महिला को क्या बताए, कि उसे आर्थिक सहायता दिलाई जाए,
कि उसका अधिकार है कि वह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकती है, या फिर यह कि उसे अलग रहने का आदेश दिया जाए, या फिर वह अपने प्रार्थना पत्र में उपयुक्त आदेशों की प्रार्थना कर सकती है। आप एज अ पुलिस ऑफिसर उस महिला को क्या बताएंगे? आप उसे बताएंगे कि उससे आर्थिक सहायता मिलना पॉसिबल है, या आप उसे बताएंगे कि वो एप्लीकेशन दे सकती है, या आप उसे बताएंगे कि उसको ये अधिकार है कि वो अलग रह सकती है, या फिर आप उसे ये बताएंगे कि वो अपने प्रार्थना पत्र में यानी कि एप्लीकेशंस में ये सारे ही जो ऊपर पॉइंट्स दिए गए हैं उनको इंक्लूड कर सकती है। 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वो अपने प्रार्थना पत्र में उपयुक्त आदेशों की प्रार्थना कर सकती है, और एज अ पुलिस ऑफिसर हमारी ड्यूटी है कि हम महिला को ये सारी ही बातें सटीक तरीके से बताएंगे, इनके बारे में जानकारी देंगे कि वो ऐसा कर सकती है। नेक्स्ट है, पड़ोस के लोग आकर बताते हैं कि उनके बगल वाले घर में जो नई बहू आई है उसे ससुराल के लोग बहुत तंग कर रहे हैं। इस सूचना पर आप क्या करेंगे? देखिए, ये बहुत ही एक कॉमन सी चीज़ है जो आम तौर पे हमारी सोसाइटी में देखने को मिलती है। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप टीका टिप्पणी कर कि तुम्हारी कौन लगती है उसको भगा देंगे कि भाई अपना काम करो, दूसरे की पर्सनल लाइफ में मत घुसो, ऐसा करके उसको भगा देंगे जो आपको बताने के लिए आया है, या फिर आप उसको कहेंगे कि आप लोगों को जो ठीक लगे करिए, पुलिस ऐसे मामलों में टांग नहीं अड़ाती है। आप उसको डिमोरलाइज कर देंगे कि आप पर्सनल लेवल पर देख लीजिए, जो आपको करना हो, पुलिस आपको हेल्प नहीं करेगी। क्या आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ऐसी भ्रांति फैलाएंगे? या फिर आप उन लोगों से काम करने के एवज में पैसे की मांग करेंगे कि ठीक है हम आपको हेल्प कर देंगे, पुलिस बुला लेंगे और जो जिस तरह की भी हेल्प आपको चाहिए वो कर देंगे, लेकिन हमें पैसे चाहिए। या फिर लड़की के ससुराल वालों को समाज के लोगों के साथ मिलकर समझाएंगे और कड़ी कानूनी कार्यवाही करने का भी हवाला देंगे, और बीच बीच में जाकर उनकी स्थिति पर निगरानी रखेंगे, यानी मॉनिटर करेंगे, यानी उनके घर में देखने की कोशिश करेंगे कि क्या बहू को परेशान तो नहीं किया जा रहा है। वेरी नाइस। इसमें सबसे पॉजिटिव ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम जो लड़की है, जो बहू है, नई बहू आई है, उसके इन लॉज को पहले तो सोसाइटी के 4 लोगों के साथ मिलकर समझाने की कोशिश करेंगे। फिर अगर वो नहीं मानते हैं तो उनको हम कड़ी कानूनी कार्यवाही का भी हवाला देंगे, और उनके घर पे जाकर हम मॉनिटर भी करते रहेंगे कि कहीं कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं चल रही है। देखिए, ये आ गया है सीधा सीधा क्वेश्चन हमारा पॉलिटी से, और पॉलिटी से काफी डीप से ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से लैंगिक समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान में कहाँ उपबंधित है? क्या ये संविधान की उद्देशिका में है? क्या ये अनुच्छेद 14, 15 और 16 में है? क्या ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है, या फिर ये सभी में है? देखिए, संविधान की उद्देशिका में भी सीधे सीधे समानता की बात की गई है, और इसमें सारी ही टाइप की समानता इंक्लूड कर ली जाती है, तो इस तरह से ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14, 15, 16 में तो सीधे सीधे ये शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि लिंग के भेदभाव पर हम सरकारी नौकरियों में, या फिर देश के किन्हीं भी संस्थानों में, दुकानों में, ढाबों में, कुओं में, स्नान घर में, जो भी राज्य की पैसे से संचालित होते हैं उसमें हम कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी ये बात कही गई है कि अगर समान कार्य कर रही है एक महिला पुरुष के तो उसको समान वेतन। तो इस तरह से ये भी एक समानता वाली बात सीधे सीधे यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों में यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कही गई है। तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सारी ही जगहों पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लैंगिक समानता के सिद्धांत को अप्लाई किया गया है। चलिए, महिलाओं की दशा सुधारने के लिए किस तरह के कानून बनाए गए हैं? व्यक्तिगत कानून यानी कि पर्सनल लॉज बनाए गए हैं, आपराधिक क्रिमिनल लॉज बनाए गए हैं, लेबर लॉज बनाए गए हैं, या फिर सोशियो इकोनॉमिक लॉज बनाए गए हैं। तो देखिए, महिलाओं की दशा को सुधारने के लिए आपराधिक कानून यानी कि क्रिमिनल लॉज बनाए गए हैं। नेक्स्ट वन इज घरेलू हिंसा में निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल है? डोमेस्टिक वायलेंस, ये शब्द बहुत ही ब्रॉड है और सन 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको और भी ज़्यादा ब्रॉड बना दिया था, और भी ज़्यादा चीज़ों को इसमें इंक्लूड कर दिया था कि केवल अगर आप मारपीट कर रहे हैं किसी औरत के साथ, किसी महिला के साथ, तो वो ही घरेलू हिंसा नहीं है। उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी शामिल हैं जो दिखाई नहीं देती, जो सुनाई देती हैं, जो महसूस की जाती हैं एक फैमिली के अंदर, एक घर के अंदर। तो देख लेते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। महिला पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाना डोमेस्टिक वायलेंस है। बेटे को जन्म न देने के कारण महिला को अपमानित करना डोमेस्टिक वायलेंस है, जो कि आम तौर पर हमारी इंडियन सोसाइटी में होता ही है। महिला को या उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी देना डोमेस्टिक वायलेंस है, या फिर ये सारे ही ऑप्शन सही है, यानी कि ये सभी के सभी डोमेस्टिक वायलेंस में हम इंक्लूड करेंगे, घरेलू हिंसा में हम इंक्लूड करेंगे।
वेरी नाइस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सारी ही चीजें, किसी फीमेल को कैरेक्टरलेस बताना, या फिर अगर बेटे को जन्म नहीं दे पा रही है तो उसको इंसल्ट करना, या फिर उसको डराना, उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी देना, ये सारी ही चीजें डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आती हैं। केवल हाथ पैर चलाकर मार लगाना और इस तरह से वायलेंस करना ही डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट शामिल कर लिए गए हैं। नेक्स्ट है, महिला पुलिस के क्या कार्य हैं? विमेन पुलिस का क्या क्या काम है? महिला अपराधी की निगरानी और उसे लॉकअप में रखना, महिला अपराधी की गिरफ्तारी और उससे पूछताछ करना, महिला थाने में पारिवारिक विवादों को सुलझाना और मध्यस्थता करना। देखिए यहाँ पे फिर एक मूवी का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अगर आपको मूवी याद हो सिंघम रिटर्न्स, उसमें एक सीन होता है कि एक स्टेज होती है और जो हमारी लीड लेडी हैं करीना कपूर, वो जाके थप्पड़ मार देती हैं किसी मिनिस्टर को, और फिर मिनिस्टर कहते हैं कि देख क्या रहे हैं, इन्होंने एक जनप्रतिनिधि को थप्पड़ मारा है, आप इनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हमारे सिंघम भैया बड़े स्वैग में कहते हैं कि वेट तो कीजिए, अभी आ रही है महिला कांस्टेबल। यानी कि वहाँ से थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, वहाँ से चीज़ क्लियर हो जाती है कि अगर कोई फीमेल किसी क्राइम को कमिट करती है तो उसको हाथ लगाने का अधिकार केवल और केवल फीमेल पुलिस को है, फीमेल कांस्टेबल को है। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई। तो देखिए, अगर उसको लॉकअप में रखना है या निगरानी करनी है, मॉनिटर करना है, उसके लिए महिला पुलिस लगेगी, तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया। महिला अपराधी की गिरफ्तारी और उससे पूछताछ करने के लिए भी हमें महिला पुलिस लगेगी, ये भी हमारा करेक्ट हो गया। महिला थाने में पारिवारिक वादों को सुलझाना और मध्यस्थता करना, ये काम भी हमारी महिला पुलिस ही करेगी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4th हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, कन्या भ्रूण हत्या के अपराध की रोकथाम के लिए सबसे ठोस उपाय कौन सा है? प्रचार माध्यमों द्वारा पूरे देश की जनता को जागरूक और शिक्षित बनाना। ये काम बहुत पहले से किया जा रहा था, लेकिन फिर भी रेशियो हमारा हमेशा गड़बड़ ही रहता है। चेतावनी देना, और ये एक और चीज़ है कि प्रचार माध्यम से हम चाहे जितना प्रचार कर लें, और पीछे एक रिपोर्ट आई थी, आई थिंक ये 10 साल पहले की रिपोर्ट है, कि जहाँ लिटरेसी लेवल बढ़ा है वहाँ पे जो हमारा रेशियो है वो गड़बड़ हो गया है ज़्यादा। यानी कि जो एजुकेटेड लोग हैं वो प्रेफर कर रहे हैं बेटा, उनको बेटी नहीं चाहिए। क्योंकि इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है कि भाई अगर आप पढ़ी लिखी फैमिली में हैं, उनको पता चल गया है कि पढ़ाने लिखाने के लिए कितने पैसे चाहिए, आप बेटी हो या बेटा, उनके लिए तो कंपल्शन है कि उनको कॉन्वेंट में ही पढ़ाना है, उनको बाहर ही भेजना है अपने बच्चे को पढ़ने के लिए, बेटा हो या बेटी, उनके तो इज्जत का सवाल हो जाता है ये सारी चीज़ें। तो फिर वो प्रेफर करते हैं कि हम बेटा ही करें। तो ज़रूरी नहीं है कि प्रचार माध्यमों से या फिर एजुकेशन को बढ़ाकर, लिटरेसी लेवल को बढ़ाकर इन चीज़ों में सुधार लाया जाए, हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता है। तो प्रचार माध्यमों के माध्यम से हमें ऐसा करना चाहिए, या फिर हमें चेतावनी देनी चाहिए कि कन्याओं का अनुपात लड़कों की तुलना में काफ़ी कम होने पर दुष्परिणाम क्या होंगे। भ्रूण परीक्षण को अपराध बनाना और चिकित्सक को मेडिकल प्रैक्टिस से वंचित करना। जो लोग भ्रूण परीक्षण कर रहे हैं, अच्छा ये अजमानती ये लिखा है जी, नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाना, और जो डॉक्टर्स ऐसा कर रहे हैं उनका मेडिकल प्रैक्टिस और लाइसेंस कैंसिल करना, क्या ये इसका इलाज हो सकता है? या फिर कन्या भ्रूण हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास का दंड देना। देखिए, अगर आप पीछे कुछ एक जो हमारा दशक रहा है उसमें अगर आप देखें, ऑब्जर्व करें, एनालिसिस करें, तो हम ये देखेंगे कि निर्भया वाला, दिल्ली वाला जो हमारा रेप केस था, उसके बाद हमारे जो नियम थे, हमारे जो लॉज थे, उनको काफ़ी कड़ा बना दिया गया है। यानी कि अगर आप 1 मिनट तक या फिर कुछ सेकंड्स तक भी अगर किसी लड़की को घूर के देख रहे हैं तो उस पर भी काफ़ी जो हमारा सज़ा मिलेगी वो काफ़ी सख्ती के प्रावधान किए गए हैं। तो हम देख रहे हैं कि महिला, और 2005 में फिर हमारा जो एक डोमेस्टिक वायलेंस वाला सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उसने भी काफ़ी सख्त बना दिया गया है चीज़ों को। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कन्याओं से रिलेटेड जो भी हमारे लॉज हैं उनको काफ़ी सख्त बनाया जा रहा है, चाहे वो रेप केसेस हों या फिर मॉलेस्टिंग का केस हो या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो। तो इसका इस तरह से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कन्या भ्रूण हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास का दंड देना इसका सबसे ठोस उपाय हो सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से महिलाओं की नियुक्ति किस पुलिस सेवा में की जा सकती है? सीमा सुरक्षा बल में, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स में, भारतीय पुलिस सर्विस में। तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में महिलाओं की नियुक्ति की जा सकती है। महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार ने बच्चों के भविष्य के लिए कौन सी योजना शुरू की है? कन्या विद्या धन योजना, बालिका समृद्धि योजना, कन्या समृद्धि योजना जिसको बोला जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, या फिर ये सारी ही योजनाएं।
वेरी नाइस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सारी ही योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं जो बच्चियों के भविष्य के लिए ये सब शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम किस सन में पारित किया गया है? अभी इसी वीडियो में हम बहुत बार इस चीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सन 2005 में इसको पारित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, लैंगिक संवेदनशीलता के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र ने कब विचार किया? 1993, 1990, 1988 या फिर 1920? इसका आंसर हो जाएगा 1993, यानी कि ऑप्शन ए। लैंगिक संवेदनशीलता को किस स्तर की शिक्षा से जोड़ना जरूरी है? प्रारंभिक, उच्च शिक्षा, वयस्क शिक्षा या फिर महिला शिक्षा? वेरी नाइस, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर हम फीमेल के बारे में, मेल और फीमेल जेंडर डिफरेंसेस और जेंडर अवेयरनेस, इसको हम प्रारंभिक शिक्षा से लेकर चलेंगे, तभी हमारे जो छोटे बच्चे हैं, अगर वो एलिमेंट्री लेवल पर ही ये चीज़, ये इक्वालिटी और इक्विटी, ये सब चीज़ें सीख लेंगे, तो आगे चलकर भी उनके दिमाग में ये चीज़ फिट हो जाएगी और आगे जो हायर लेवल है उन पे हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, अगर हम एलिमेंट्री एजुकेशन से ही ये स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट है, लैंगिक संवेदनशीलता का संबंध किससे है? सेक्सुअल सेंसिटिविटी किससे रिलेटेड है? स्त्रियों के प्रति व्यवहार से, पुरुषों के प्रति व्यवहार से, पुलिस के प्रति व्यवहार से या फिर राजनेता के प्रति व्यवहार से? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लैंगिक संवेदनशीलता का संबंध स्त्रियों के प्रति व्यवहार से है। नेक्स्ट है, यौन उत्पीड़न रोकने के लिए पुलिस को कैसा तरीका अपनाना चाहिए? हमारी अप्रोच एज अ पुलिस ऑफिसर क्या होनी चाहिए यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए, यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए? क्या सख्त होनी चाहिए, क्या मर्यादित होनी चाहिए, क्या अमर्यादित होनी चाहिए या फिर निरंकुश होनी चाहिए? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मर्यादित। हमारे पास लिमिटेड अप्रोच होनी चाहिए, मर्यादित अप्रोच होनी चाहिए सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने पर भी झूठे केसेस बनाए जाते हैं और फिर जो निर्दोष इंसान हैं वो बेचारे इसमें फंस जाते हैं। तो हमें लिमिटेड अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट वन, कन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बच्चों का खाता किस उम्र तक खुलवाया जा सकता है? किस एज तक अकाउंट ऑफ गर्ल्स कैन बी ओपन अंडर कन्या समृद्धि योजना? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 वर्ष। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए बेसिक शाला। तब तक के लिए धन्यवाद।